नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्त और आज का फोकस यहां पर मेटल्स को लेकर है, जहां पर अच्छी खासी उठापटक देखने को मिली है। एक तरफ इजराइल हमास के बीच में जो पीस एग्रीमेंट है उसके ऊपर बातचीत है, दूसरी तरफ यहां पर ट्रंप जो सरकार लेकर आएंगे जनवरी में, ऑलरेडी कहा जा रहा है कि 10% एडिशनल टैरिफ चाइना पे और 25% मेक्सिको और कनाडा पे लगा सकते हैं। तीसरी तरफ यहाँ पर डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट है, फिर बाजार यूएस डेट को देख रहा है, एंड देन ऑफ कोर्स ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आगे जाकर यहाँ पर दिसंबर में रेट कटौती रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर कमोडिटीज़ को इम्पैक्ट कर रही हैं। लेकिन आगे जाते हुए अगर आप यहाँ पर प्रेशियस मेटल्स और बेस मेटल्स में निवेश करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप क्या देखें और क्या लेवल्स वॉच करें, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गंगानगर कमोडिटीज़ के अमित खरे, HDFC सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता, केरिया एडवाइजरी से अजय केरिया और पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। अजय जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे और सोने पर पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी वॉलेटाइल मूव्स यहाँ पर लगातार देखने को मिली हैं करंट लेवल्स पे, और क्योंकि साल खत्म होने वाला है, हम यहाँ पर बुक क्लोजर्स होता हुआ भी देखेंगे, ट्रेड अनवाइंडिंग्स भी होंगी, उसकी वॉलेटिलिटी भी बाजार में आएगी। तो अगर किसी को यहाँ पर पोजिशनल कॉल लेकर सोने में काम करना है इस साल के अंत तक, तो क्या करें? नमस्कार मनीषा जी। डेफिनेटली जैसे जैसे हम ईयर एंड पे पहुंचेंगे वैसे वैसे हम देखेंगे कि मार्केट में एंजाइटी बहुत ज्यादा क्रिएट होगी। बट जैसे कि मुझे लगता है कि 10 दिसंबर से अगर हम देखेंगे 5 जनवरी तक, तो मार्केट सीमित दायरे में अटकता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जितने भी बड़े इवेंट थे वो अब हमने नवंबर मंथ में देख चुके हैं। हाँ, जो सितंबर अक्टूबर में, अगस्त सितंबर अक्टूबर में जो बड़ी तेजी थी, उसके बाद एक करेक्शन लग रहा था, जो बार बार में मैं अलर्ट भी कर रहा था। तो हमने ऑलमोस्ट $2800 से 2550 तक का फॉल देख चुके हैं, नो डाउट। अब जो वॉर प्रीमियम था वो भी कल हमने अपडेट आते हुए देखा। हाँ, रशिया यूक्रेन अभी भी इंसाइटेड है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी कैसे रहेगी, बट मुझे एक चीज लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के पूरे टेन्योर में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन मेंटेन रहेगा, और जब इन्फ्लेशन मेंटेन रहेगा तो सोना डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। तो ईयर एंड तक की अगर बात करें तो मुझे लगता है मार्केट में बाइंग का अच्छा मौका है। बट 10 दिसंबर के बाद से मुझे नहीं लगता मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट रहेगा। तो इंटरनेशनल में सपोर्ट की बात करें तो 2585, 2590 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में मार्केट में दिखाई देना चाहिए, और हायर साइड में 2680 से 2720 का रेंज रहेगा। 2720 तक दिख सकता है गोल्ड में। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में ऑलरेडी हमने एक बॉटम अच्छा बनाता हुआ दिखा है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 74,200, 74,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में आ जाएगा। एंड हायर साइड पे एक कंजर्वेटिव टारगेट भी अगर मैं लेके चलता हूँ तो 77,000 तक का लेवल मुझे गोल्ड में दिखाई देता है। बट हाँ, अगले 1.5 महीने में अगर हम देखेंगे तो गोल्ड सिल्वर रेशियो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रही है, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर मेंटेन है। तो गोल्ड के मुकाबले मुझे लगता है, माफ कीजिए, चांदी के मुकाबले गोल्ड इस वक्त थोड़ा सपोर्टिव है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस कंटिन्यू बनी है। तो चांदी थोड़ी स्टैग्नेंसी रह सकती है, जहां पे 87,000 से लेकर 92,500 का बड़ा दायरा रहेगा। बट कुल मिलाकर 87,500 इज गुड टू बाय विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 85,000। हायर साइड में 92,500 एज ऑफ नाउ दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म व्यू जो 2025 के लिए है वो अभी भी इंटैक्ट है। ऑलराइट, तो 2025 में तेजी यहाँ पर लगातार बनी रह सकती है, लेकिन नियर टर्म वॉलेटिलिटी शायद यहाँ पर और बढ़ती हुई ही नजर आएगी। अनुज, आपका क्या सेंस है अगर हम चांदी की यहाँ पर बात करें, और गोल्ड सिल्वर रेशियो के बारे में तो ऑफकोर्स अजय ने हमें बताया ही है, कितना इम्पैक्ट इसका चांदी पे आएगा? और चांदी क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी वीक होती हुई नजर आई है, वो जो पूरा इनिशियल यूफोरिया था वो थोड़ा सा यहाँ पर स्लैकन होता हुआ दिखा। डेफिनेटली मनीषा जी, जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट हुए लास्ट वीक और अब एक कूल ऑफ की बात हो रही है, तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सेफ हेवन अपील थी मेटल्स के लिए, बुलियंस के लिए, वो यहाँ पर फेड आउट होती हुई दिखी। और हमने कल एक बड़ा सेल ऑफ मार्केट में आता हुआ देखा, और लग रहा है कि अभी फिलहाल मार्केट एक रेंज बाउंड मूवमेंट में रहेगा। हायर लेवल पे आपको बिकवाली भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी भी है, और उसके बाद बुक क्लोजर भी होती हुई दिखाई देंगी। तो हम ऐसे महीने में खड़े हैं जहां पर ईयर एंडिंग है और साथ में बुक क्लोजर्स भी है। तो मुझे लगता है कि फ्रेश बाइंग पोजीशन हेज फंड्स की तरफ से नहीं आती हुई दिखाई देगी। हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा स्टेबल रहेगा, बट हाँ, वॉलेटिलिटी यहाँ पे रहेगी, और हायर लेवल पर हम थोड़ी बहुत बिकवाली भी यहाँ पर आते हुए देखेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर किसी को ट्रेड लेना है खरीदारी के तौर पे, तो उनको फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि हमारा मानना है कि जब तक ये कूल ऑफ वाली बात चलती है, और जिस तरह डॉलर इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो एक साल के हायर लेवल पे आता हुआ दिख रहा है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ट्रंप की तरफ से भी जो टैरिफ लगते हुए दिख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ये फिलहाल जो 2-3 चीजें चल रही हैं, ये
फिलहाल अभी थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में डाल रही है। और हम ये भी देख रहे हैं कि 91-92 हजार के ऊपर अब चांदी जाती हुई नहीं दिख रही है। हम पिछले अगर 1-1.5 महीने से देखें तो मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दिया है। इंटरनेशनली $33 को मार्केट ने अगेन रेजिस्टेंस के तौर पे देखा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें 1 से 1.5 महीने की या दिसंबर एंड तक की, तो हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा। बट हाँ, सेलिंग प्रेशर आपको हायर लेवल पर होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम सपोर्ट जोन की बात करें तो 85,000 एक अच्छा सपोर्ट है, जो कि नीचे करीबन $29 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में रहेगा। तो ये लेवल वॉच करना बहुत जरूरी है। अगर 85,000 और $29 ब्रेक होता है तो फिर हो सकता है कि 80,000 तक के लेवल आपको चांदी में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऑलराइट, तो हम उस लेवल पे यहाँ पर खड़े हैं जहाँ पर नीचे की तरफ भी रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। अगर एक पर्टिकुलर लेवल्स यहाँ पर ब्रेक होते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम थोड़ी सी और बेरिशनेस एटलीस्ट नियर टर्म में बाजार में बनता हुआ देखें। मनोज जी, सोने और चांदी के बीच में अगर इस साल के अंत तक आपको कोई ट्रेड करना हो तो वो क्या होगा? हाँ, नमस्कार मनीषा जी। बिल्कुल, यहाँ पे जो प्रिफर्ड जो बेट रहेगा वो सिल्वर रहेगा। गोल्ड में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा रिस्क प्रीमियम ईज हो रहा है, तो एक दायरे का जो ट्रेड है वो साल के आखिर में बना रह सकता है। जो दायरा यहाँ पे नजर आ रहा है 74,000 से 77,000 का। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बेस मेटल्स का जो सपोर्ट है वो सिल्वर को मिलता हुआ नजर आएगा और ये अब अपने सपोर्ट्स लेवल के काफी करीब है। तो यहाँ पे 86,000 के आसपास के अगर स्तर मिलेंगे सिल्वर में तो वो एक अच्छा लेवल होगा बाइंग के लिहाज से। 84,400 के स्टॉप लॉस के साथ वो लेवल पे बाय करना चाहिए। हमारा मानना है कि 90 से 91,000 साल के आखिर तक फिर एक बार सिल्वर जो है वो स्तर को टेस्ट कर सकती है। तो सोने और चांदी दोनों में अभी अगर हम 1 महीने का व्यू लेकर के चलें तो सिल्वर जो है वो प्रेफर्ड बेट रहे। अमित, आपकी क्या सेंस है और आप लॉन्ग शॉर्ट में कहाँ पे जाना चाहेंगे? क्योंकि अगर नियर टर्म की बात की जाए और जिस तरह के लोअर लेवल्स यहाँ पर सभी एक्सपर्ट्स ने दिए हैं तो एक जो रिस्क हैवी ट्रेडर होगा वो शायद बेच के भी काम करेगा, लेकिन आपकी क्या राय है, किस तरह के लेवल्स आप वॉच करेंगे? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल। अभी अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखें 1 से 1.5 महीने का, तो थोड़ा सा ट्रेंड अभी गोल्ड सिल्वर का दोनों का नेगेटिव हुआ है। जिस तरह की सेलिंग हमने कल देखी वो थोड़ा सा एक नेगेटिव ट्रेंड को दर्शा रहा है। जैसा कि 77,000 के आसपास से गोल्ड रिवर्स हुआ है और लगभग 90-91 के आसपास से चांदी जो है वापस रिटर्न हुई है। तो अभी दिसंबर एंड तक की रेंज में अगर बात करूं तो 83,000 से लेके 92,000, 83,000 से लेके 92,000 की रेंज रहेगी सिल्वर की। जो लोग पोजिशनल ट्रेडर हैं वो 83, 83,500 के आसपास के लेवल का वेट करें, वहां पे ही उनको फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। और गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो 73,300 रुपए का भी रिसेंट में इसने लो बनाया था। वहां से एक रिकवरी स्टार्ट हुई थी, 77,600-700 के आसपास तक आई। तो इसका जो रेंज मेरे को नजर आ रहा है वो 73,000 से लेके 77,400-500 तक की ही रहेगी दिसंबर एंड तक की। तो फ्रेश खरीदारी के लिए अभी ट्रेडर्स को वेट करना चाहिए। 73,500 के आसपास अगर सोना मिलता है तो वहां पे शॉर्ट टर्म या पोजिशनल लेवल पे एंट्री करी जा सकती है। और 83,500 के आसपास अगर चांदी मिलती है तो भी वहां पे पोजिशनल लेवल के हिसाब से सिल्वर में एंट्री करी जा सकती है। जी ऑलराइट, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसका मतलब यही है कि करंट लेवल से कुछ और गिरावट यहाँ पर रूल आउट नहीं की जा रही है, लेकिन खरीदारी आप कर सकते हैं। नियर टर्म में वॉलेटाइल मूव जरूर देखने को मिल सकते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स भी ब्रेक हो सकते हैं, लेकिन 2025 एक बार फिर एक स्ट्रॉन्ग साल के तरह उभर सकता है, लेकिन वॉलेटिलिटी के लिए आपको यहाँ पर तैयार रहना होगा। वेल, ये तो बात हुई यहाँ पर सोने चांदी की, और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बरकरार हैं, वो आपको बताएंगे कि बेस मेटल्स यानी कि इंडस्ट्रियल मेटल्स में अब उनकी क्या राय है, कैसे ट्रेड्स लेने हैं। इस ब्रेक के बाद हम यहाँ पर बेस मेटल्स की करेंगे और यहाँ पर काफ़ी तरह से खबरें हैं, चाहे वो यूएस की तरफ से टैरिफ बढ़ाए जाने की बात है, डॉलर इंडेक्स है, चाइना कैसे रिएक्ट या रिटेलिएट करता है इन चीज़ों के, और यूरोप जहाँ पर एक स्लो डाउन वाली स्थिति देखने को मिल रही है, और दूसरी तरफ अंडर इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेंट्रीज में गिरावट है। तो मेटल्स भी एक पजल बनता हुआ नजर आ रहा है। अजय, एल्यूमिनियम से शुरुआत करना चाहेंगे। यहाँ पर रुसाल ने आउटपुट कट करने की बात की है, उसका एक इमीडिएट रिएक्शन हमने एल्यूमिनियम में आता हुआ देखा भी है। इस साल की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम आउट परफॉर्म भी कर रहा है काफी हद तक। क्या यही स्थिति इस साल के अंत तक बरकरार रहेगी? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है पूरे बेस मेटल पैक में हमने पिछले 2 महीने में देखा कॉपर बिल्कुल सुस्त हो चुका था, बट एल्यूमिनियम, जिंक, इन पे काफी इंपैक्ट पड़ता हुआ था। रिसर्च ने जिस ढंग से 6% के आसपास का आउटपुट कटौती बताई है, ये एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से रैली बना हुआ है। एलएमई पे भी हम देखें तो 2640 के इर्द गिर्द मार्केट मूव कर रहा है, और मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस मिलेगा। इनफैक्ट अगर हम देखें तो पहले जरूर एक कंसर्न था आईएआई की रिपोर्ट के अनुसार, जहाँ पे ग्लोबल एल्यूमिनियम का आउटपुट है वो 1.3% था, बट रिजल्ट के बाद हम देख रहे हैं कि ये सिनेरियो चेंज हुआ। साथ में आपको ध्यान रखना है गोल्डमैन सैक्स ने 2025 का जो एवरेज एल्यूमिनियम प्राइस फोरकास्ट है वो $2700 का रखा है, तो यहाँ पे भी एक बूस्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि अगर हम ईयर एंड तक
की बात करें तो डेफिनेटली प्राइजेस को एक सपोर्ट मिलेगा और करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि जैसे 240 का लेवल कंटिन्यू होल्ड कर रहा है तो इमीडिएट टारगेट हम 256 260 का ले सकते हैं। बट अगर फर्स्ट हाफ तक भी करें तो आई थिंक एक अच्छी रैली मिल सकती है जो 275 280 नियर टू 300 भी दिखा दे। तो डेफिनेटली फर्स्ट प्रेफरेंस जो रहेगा वो एल्यूमिनियम रहेगा करंट लेवल से भी। साथ ही अजय, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पर एल्यूमिनियम है तो सेकंड एंड थर्ड किसको आप देंगे? और जहां तक फेरस मेटल्स की बात है, स्टील और आयरन और जहां पर एक गिरावट इस साल के हिसाब से बनती हुई नजर आई है, ओवरऑल अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, इवन एज रिन्यूएबल एनर्जीज के हिसाब से देखें तो किस तरह की डिमांड आगे बनेगी? देखिए अभी भी मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम के बाद प्रेफरेंस रहेगा जिंक का। कॉपर में मुझे ज्यादा एक्टिविटी टाइमिंग नहीं लग रही। रिसेंटली हमने देखा कि इनके रिवाइज टारगेट भी जो आए हैं उसमें रिवाइज रेंज इनफैक्ट मैं बोलूँ तो $8500 से 9000 के बीच में है। बट अभी भी सीआरयू का मानना है कि $10,000 अचीवेबल है फर्स्ट हाफ में। लेकिन जिंक में मुझे लगता है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्लोली एंड स्टेडीली एक जो डेफिसिट है वहां पे अभी भी मेंटेन है और साथ में जो इंपोर्ट है थोड़ा बहुत डिमांड को लेके कंसर्न है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है विंटर में जो शटडाउन होता है चाइना में, नॉर्थ चाइना में खास करके, ये काफी बड़ा एक पॉजिटिव फैक्टर रहेगा जिंक के लिए भी, जहाँ पे मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा जंप मिलेगा। इनफैक्ट अगर चार्ट पे मैं देख रहा हूँ 285 का लेवल अगर ब्रीच करके होल्ड करता है तो 310 से 312 तक का भी लेवल आपको दिसंबर से पहले पहले जिंक में दिख जाएगा। वहीं आयरन एंड स्टील में एज ऑफ नाउ डिमांड कंसर्न कंटिन्यू बने हैं। प्रोडक्शन में कोई मेजर चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे हैं अनलेस एंड अनटिल यूएस और चाइना के बीच में कंसर्न्स कूल ऑफ नहीं होते हैं तब तक। क्योंकि आज मॉर्निंग में भी एक अपडेट आया था जहां पे चाइना बता रहा है कि जो टैरिफ है वो किसी के लिए भी विन विन नहीं रहेगा। तो हैव टू सी एक डेढ़ महीने में कैसे मूव करेगा। बट आई थिंक स्टील और आयरन एक रिंग बाउंड रहेगा। बट प्रेफरेंस मेरा एल्यूमिनियम जिंक में रहेगा। कॉपर एक दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। फिर भी 850 से 870 तक के भी लेवल हम ईयर एंड तक देख पाएंगे। ऑलराइट, तो तेजी यहाँ पर एल्यूमिनियम में बरकरार से रह सकती है। ऑफ कोर्स हमने वो शॉर्टेजेस आते हुए देखी हैं एल्यूमिना बॉक्साइट पे, और जो रुसाल ने यहाँ पर प्रोडक्शन कट की बात करी है, सभी तरफ से यहाँ पर फायदा एल्यूमिनियम को होता हुआ। अनुज, आप कैसे देखते हैं मेटल्स एज अ स्पेस, और आपके 1 2 3 और क्या ट्रेड टारगेट्स रहेंगे? मनसा जी देखिए, जो टैरिफ लग रहा है यूएस की तरफ से, ट्रम्प साहब की तरफ से, वो डेफिनेटली मार्केट में डैम्पनिंग हो सकता है। मगर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो टॉप पे रहेगा वो जिंक रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से ईवीज की डिमांड बढ़ रही है हमें लगता है कि उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा जिंक पे आता हुआ दिखाई देगा और वहां से अच्छा खासा मोमेंटम हम देख सकते हैं। हालांकि अगर आप पूरे बेस मेटल में देखेंगे तो जिंक ने काफी होल्ड किया है प्राइजेस को। हालांकि हमने काफी वॉलिडिटी कॉपर में भी देखी थी, एल्यूमिनियम में भी देखी, मगर अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो जिंक ने काफी अच्छा होल्ड बनाया। तो मुझे लगता है कि जिंक हमें टॉप पे लगता है कि रहना चाहिए। और ऊपर में हमें लगता है कि जिंक में आपको जल्दी ही 280 285 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि बहुत शॉर्ट टर्म टारगेट है, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद जब वो प्रेसिडेंशियल में आएंगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो नए डिक्लेरेशन होंगे उसके बाद आपको डिसाइड करना होगा। मगर फिलहाल अभी हमें लगता है कि 1 या 1.5 महीने के पर्सपेक्टिव से जिंक हमें लगता है कि आने वाले 1 महीने में अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा सकता है और ऊपर में 280 284 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे तो डेफिनेटली कॉपर रहेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो कॉपर ने 800 के लेवल को काफी होल्ड किया है और हमें लगता है कि 800 का लेवल जब तक ये होल्ड करेगा तब तक इसे बाउंस बैक रहेगा। हालांकि 830 के आसपास, 835 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है। तो हमें लगता है कि 800 से लेकर 835 की जो रेंज है वो कॉपर में रह सकती है। 800 के आसपास कहीं भाव मिलते हैं तो वहां पर एक अच्छी बाइंग एक्यूमुलेशन देखी जा सकती है, जो कि ऊपर में करीबन 830 835 का टारगेट को जा सकती है। और थर्ड नंबर पर डेफिनेटली एल्यूमिनियम रहेगा, जहां पर हमें लगता है कि 258 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जिंक, कॉपर और एल्यूमिनियम, इस तरीके से मुझे लगता है कि बेस मेटल मूवमेंट होना चाहिए। ऑलराइट, तो आपने वो जो टेबल यहाँ पर राजू जी ने बनाई थी, आपने उसको यहाँ पर रिवर्स किया है। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे आपकी कन्विक्शन किस तरफ है? हाँ मनीषा जी, अगर कन्विक्शन की बात करें तो सबसे पहला जो टॉप मेटल रहेगा फेवरेट अगर बात करें तो एल्यूमिनियम रहेगा। Okay. और ये वर्ष के लिए हमने टॉप पिक भी एल्यूमिनियम को ही रखा है। जिस तरह से यहाँ पे जिस तरह से आपने फंडामेंटल्स बताए कि एल्यूमिनियम और बॉक्साइट का जो यहाँ पे शॉर्टेज देखने को मिल रहा है, साथ ही रूसाल का जो प्रोडक्शन कट का बात है तो वो कहीं ना कहीं एक यहाँ पे सपोर्टिव रहेगा। जहां तक टैरिफ की बात है तो ये बात शुरू से ही चर्चा में है कि जो इनकमिंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाइना और कनाडा, मैक्सिको के ऊपर जो है टैरिफ लगाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ क्लैरिटी जो है टैरिफ को लेकर के आती हुई नजर आ रही है। तो हमारा मानना है कि टैरिफ आने के बाद चाइना की तरफ से जो स्टिमुलस मेजर्स है वो और यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो है फेवरेबल रहेंगे। तो ओवरऑल अगर बेस मेटल पैक की बात करें तो एल्यूमिनियम यहाँ पे टॉप पिक लगता है। फर्स्ट टारगेट जो है वो 260 का रहेगा, और अगर हम पूरे साल की बात करें तो 280-85 तक के लक्ष्य यहाँ देखने को मिल सकते हैं। वहीं यहाँ पे जिंक जो है वो सेकंड प्रेफर्ड बेट रहेगा। हम देख रहे हैं कि
270 के जो स्तर है जिंक ने काफी स्ट्रांगली होल्ड किया है। हालांकि ऊपरी लेवल्स पर 290 के आसपास एक रेजिस्टेंस भी जो है यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में जो दायरा है वो 275 से 292 का रहेगा, लेकिन लंबी अवधि में हमारा मानना है कि 300 के स्तर के पार जिंक एक बार जा सकता है। तो सेकंड जो प्रेफर्ड बेट जिंक रहेगा। कॉपर एक सीमित दायरे में यहाँ पे कारोबार करता हुआ नजर आएगा और जो रेंज है वो 780 से 830 की बनी रह सकती है। ऑलराइट, तो जहाँ तक मनोज जी और अजय जी की बात है कि दोनों एक ही चार्ट देख रहे हैं। अनुज जी, आप कौन सा चार्ट देख रहे हैं? आपको शायद मे बी वी शुड गेट ऑन अ कॉल विद बोथ ऑफ देम एंड फाइंड दैट आउट। लेकिन अमित, आपकी क्या सेंस है और आप कौन से मेटल को देख रहे हैं और सबसे ज्यादा तवज्जो किसे देंगे? नंबरिंग की अगर बात करें तो मेरे को लगता है पहले नंबर पे मैं जिंक को रखूंगा खरीदारी के लिहाज से अगर देखें। दूसरा नंबर एल्यूमिनियम का रहेगा और थर्ड नंबर पे मैं कॉपर को रखूंगा, क्योंकि कॉपर का ट्रेंड अभी इन दोनों कंपैरिजन मेटल की मैं बात करूं तो थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है एज पर चार्ट। तो अगर दिसंबर एंड तक की हम लेवल्स की बात करें तो 270 रुपए का बॉटम जिंक में रहेगा, ऊपर में 300-301 रुपए के आसपास के भाव ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो 275 के आसपास प्राइस अगर मिलते हैं तो वहां पे ट्रेडर्स को खरीदारी करना चाहिए 300 रुपए के टारगेट के लिए। एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं तो 235-234 रुपए का नीचे का बॉटम पॉइंट हो सकता है। तो 236-37 के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं तो वहां पे ट्रेडर्स को खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर में 255 से लेकर 260 तक के भाव जो है दिसंबर एंड तक एल्यूमिनियम में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे कॉपर की अगर मैं बात करूं तो 830 से लेके 780 ये इसका एक रेंज हो सकता है अभी शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखें तो 785 के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं तो वहां पे इसमें भी खरीदारी की जा सकती है 830 के टारगेट के लिए। 830 के ऊपर अगर प्राइसेस निकलते हैं तो इसका भी ट्रेंड जो है काफी अच्छा पॉजिटिव हो जाएगा, जिसमें कि आगे फर्दर और भी मूवमेंट देखने को मिलेंगे। जी मैडम। ऑलराइट, तो क्लियरली तीनों मेटल्स ऑन द बाय साइड है। कॉपर ऑफ कोर्स एक रेंज में यहाँ पर रह सकता है और बेचना किसी में नहीं है। एटलीस्ट एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है कि आपको शॉर्ट स्ट्रैटेजीज यहाँ पर नहीं अपनानी है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होगी। ऑफ कोर्स कौन से मेटल में किस तरह के फंडामेंटल्स हैं, कैसे टेक्निकल चार्ट्स नजर आते हैं, उस लिहाज से हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको उनको रैंक अप करके दिया है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर अजय जो देखना चाहेंगे वो है डॉलर इंडेक्स और रुपए में ऑल टाइम लोज इस साल में हमने रुपए में फिर से बनते हुए देखे हैं। यहाँ पर कुछ सेंस, बिकॉज सारे के सारे मेटल्स यहाँ पर किस तरह से प्राइस इन होंगे उसका काफ़ी असर होगा डॉलर इंडेक्स और रुपए को लेकर। बिल्कुल, अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो दो व्यू आ रहे हैं। जिस ढंग से हमने देखा सितंबर के लो से काफी अच्छी रिकवरी आई जो टेक्निकली 108.40 तक का लेवल है। और एक चीज ध्यान है कि कभी भी डॉलर और गोल्ड जब एक साथ बढ़ता है इसका मतलब है जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, उसी के लिहाज से हमने गोल्ड और डॉलर को दोनों देखा। बट रुपये में आरबीआई ने क्लियर कट कहा कि बार बार में जो इंटरवेंशन करना है वो करते रहेंगे। अभी तक हमारी बेस्ट परफॉर्मिंग हम बोल सकते हैं एक तरह से करेंसी रही है, लेकिन एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले टाइम में हम 8 से 10% की गिरावट देख रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है रुपया 84-10 के आसपास का एक अच्छा खासा बेस बन चुका है। अगर हम मार्च तक की बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है डॉलर की डिमांड कंटिन्यू रहेगी, जो 84-80 तक का लेवल रुपया दिखा सकता है। वहीं डॉलर इंडेक्स में जिम रॉजर की जो स्टेटमेंट्स आया था वहां पे बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है ये कहीं ना कहीं हाइपर इन्फ्लेशन में कंटिन्यू रहेगा, जिसके चलते गोल्ड को तो बेनिफिट मिलेगा बट डॉलर क्रैश कर सकता है 90 तक। तो ये टू अर्ली टू से राइट नाउ के कैसा सिनेरियो बनेगा, बट मुझे लगता है कि 108.40 तक का लेवल डॉलर इंडेक्स दिखाने के बाद एक करेक्टिव डिप ले सकता है 105 तक। तो अगले महीने डेढ़ महीने की बात करूं तो डॉलर में भी मुझे कंटिन्यू स्ट्रेंथ दिखेगी बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, और रुपए के अंदर मुझे लगता है कि 84, 60, 70 के जोन में स्लोली एंड स्टेडीली हम जाते हुए देखेंगे। ऑलराइट, वेल ये तो बात हुई 2024 में। अब तक 2025 एक और साल होगा जहां पर नए प्रेसिडेंटशिप यूएस की तरफ से आती हुई नजर आएगी। भारतीय बाजारों में बजट की तैयारी होनी शुरू हो जाएगी। तो क्लियरली फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 यहां पर काफ़ी कुछ उठापटक लेके आ सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ एक नियर टर्म के लिहाज से एंड अ विजन टुवर्ड्स अ लॉन्गर टर्म हमने इस प्रोग्राम के समक्ष लाने की कोशिश की है, जहां पर खरीदारी की राय डिप्स पर सोने और चांदी में बनती हुई नजर आएगी। मेटल्स में भी बेच के काम नहीं करना है, खरीदारी के मौके यहाँ पर भी ढूंढने हैं। और जहां तक रुपए की बात है, वेल ऑल टाइम लोज हम इस साल में यहाँ पर ऑलरेडी देख चुके हैं और इस साल के अंत तक माना यही जा रहा है कि 84 का एक लेवल बन चुका है बेस तरीके से, और यहाँ पर आगे जाकर कुछ छुटपुट यहाँ पर वीकनेस शायद हम और बनता हुआ देखेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पर जुड़ने के लिए और वो एक सेटिंग रखने के लिए, एक स्ट्रैटेजी बनाने में हमारे दर्शकों की मदद भी करने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।